कैबिनेट मिनिस्टर में होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं लाइक डिफेंस, होम, फाइनेंस, एजुकेशन, जिसमें निर्मला सीतारमण जी भी आती हैं, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, तो ये सब होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। इनको बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, ठीक। अब कुछ ऐसे मिनिस्टर होते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जैसे कि मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है, जानते हो? नहीं जानते हो? हर कोई जानता है आप में से कि होम मिनिस्टर मोटा भाई है, हर कोई जानता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, हर कोई जानता है कि फिनेंस मिनिस्टर कौन है, लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है कि मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है? कौन है? तो प्रताप राव जाधव हैं अभी। तो ये वो मिनिस्टर होते हैं जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड नहीं करते हैं। ओके, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड नहीं करते हैं। कुछ ऐसे मिनिस्टर होते हैं, जैसे पंकज चौधरी का नाम सुना आपने? नहीं सुना है? ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक तो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिनिस्टर हो गया, दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो अपने आप में दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, जैसे मैंने प्रताप राव जाधव का नाम बताया, तो इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिल रखा है आयुष मिनिस्ट्री का। और कुछ होते हैं जो असिस्ट करते हैं, जो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को, उनको बोल देते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच्ड टू अ मिनिस्ट्री। जैसे कि पंकज चौधरी की अगर बात करूं तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फाइनेंस, निर्मला सीतारमण जी को असिस्ट करने का उनका काम है, पंकज चौधरी का। समझ रहे हैं आप? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट दो तरीके के हैं, एक तो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हैं, जो कोई एक अपनी इंडिपेंडेंट अपनी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, ठीक है, या डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। ये जो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये असिस्ट करने वाले होते हैं, दूसरे तरह के जो होते हैं। ये जो पूरा क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच टू मिनिस्ट्री, इट इज़ नो वेयर मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे डीपीएसपी पढ़े थे, उसमें हमने गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी पढ़े, यानी कि गांधी लिबरल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशलिस्टिक। दैट वाज नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं संविधान में लिखा तो नहीं हुआ था। उसी तरीके से जो टाइप ऑफ मिनिस्टर है वो इतने तरीके के होते हैं, लेकिन कहीं संविधान में लिखा नहीं हुआ है। डिप्टी मिनिस्टर क्या होते हैं? दे असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, लेकिन 2019 से ये बने नहीं, तो अब ज़्यादा उनका कोई रोल रहता नहीं है उप मंत्रियों का, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको? तो टोटल मिनिस्टर जो है 15% से एक्सीड नहीं कर सकते हैं। ये सेम चीज़ ना विधानसभा में भी होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में भी होती है, लेकिन जब वो पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। बस एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है यहाँ पे, और वो दिल्ली है। दिल्ली में 10% होता है, 10% होता है। दिल्ली में 10% होता है। वो 69th जो अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू वहाँ पे डिसाइड किया गया था कि वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका 10% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। खैर, पहला क्लॉज हम पहला सब क्लॉज देख लिया, दूसरा सब क्लॉज देखते हैं 1B। इफ एनी मेंबर इज डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, दे कैन नॉट बिकम मिनिस्टर, ठीक है। यानी यदि किसी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है तो वह मंत्री नहीं बन सकता है। अब सर डिफेक्शन क्या होता है, डिटेल में यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, इन शॉर्ट समझो, क्योंकि डिटेल में हम आगे देखेंगे। जब डिसक्वालिफिकेशन वाला टॉपिक आएगा तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अभी डिफेक्शन समझ लो, दल बदल, दल बदलू जो होते हैं, एक दल से दूसरे दल, दूसरे से तीसरे, इधर से जो करते रहते हैं, उनके डिसक्वालिफिकेशन से डील करता है। और ये बोल रहा है कि अगर किसी मेंबर को डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालीफाई किया गया है तो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है, वो मंत्री भी नहीं बन सकता है, अगर उसको अयोग्य ठहराया गया है दल बदल के आधार पर। ये डिफेक्शन का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाए, इसके और भी मीनिंग है जो हम आगे देखेंगे जब डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, ऑल राइट। 75 के क्लॉज 2 पे आते हैं। मिनिस्टर होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं ना। दिस स्टेटमेंट इज वेरी काइंड ऑफ कि क्या है प्लेजर, क्या है कि मिनिस्टर होल्ड ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को जब तक प्लेजर देते रहेंगे तब तक ऑफिस में रहेंगे। क्या मतलब है इसका? देखो, ये जो टर्म है ना प्लेजर, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सिर्फ यही नहीं लिखा हुआ है, और भी जगहों पे लिखा हुआ है, जैसे कि गवर्नर के केस में भी लिखा हुआ है, जैसे अटॉर्नी जनरल के केस में भी लिखा हुआ है। तो आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि वहाँ प्लेजर लिखा हुआ है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जहाँ पर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का पूरा रिमूवल का प्रोसीजर मेंशन्ड नहीं है। समझ रहे हैं? पूरा रिमूवल प्रोसीजर मेंशन नहीं है। दैट इज कि वहाँ पे उसका क्योंकि प्रोसीजर मेंशन नहीं है तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिख दिया गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जब मन आए राष्ट्रपति किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता है, पूरे मोदी जी को भी हटा सकता है? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है, सिंपल से। नहीं तो फिर तो ऑल पावर्स इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट होती, ऐसा तो होता नहीं है ना। ये एक्चुअल में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट, इंडिविजुअल
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, कि जो मंत्री हैं वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी चीज़ पे उनसे जवाब मांगा है तो उन्हें इंडिविजुअली उस चीज़ जवाब उसको उनको देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, अभी मैं आपको एक समझाऊंगा धीरे धीरे। 75(3) जब आपको समझ में आएगा तो पूरा 75 क्लॉज 2 3 दोनों समझ में आ जाएगा। 3 क्या बोलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके भी कई सारे मीनिंग है। उत्तरदायी होते हैं कलेक्टिवली हाउस ऑफ पीपल, इसका मतलब कई सारे होते हैं। इससे पहला मतलब तो ये है कि दे स्विम एंड सिंग टुगेदर। ठीक है, दे स्विम एंड सिंग टुगेदर। व्हाट डज दिस मीन? दे स्विम एंड सिंग टुगेदर। दैट मीन्स कि अगर कैबिनेट मीटिंग में, देखो कैबिनेट मीटिंग क्या होती है? जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट लोगों को भी बुलाया जा सकता है जो इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, जो अटैच्ड है मिनिस्ट्री के साथ उनको तो अगर बहुत ही रेयर केस में बुलाया जाता है तो बुला लिया जाए, नहीं तो मेनली तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अगर बुलाया जाता है तो ही वो आते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अगर मान लो कि इंपॉर्टेंट कैबिनेट डिसीजन कोई लिया गया, कोई मीटिंग में कोई डिसीजन लिया गया, तो सारे मिनिस्टर्स को उस बात पर एग्री होना होगा। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कि कल को कैबिनेट मीटिंग होती है और उसमें ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कि जो है चंडीगढ़ में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा। अभी नहीं है, चंडीगढ़ में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, या फिर छोड़ो, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट में न्यूज़ में था इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन आप में से काफ़ी लोग हो सकता है ना पता हो, तो ऐसे समझ लो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा पूरे भारत देश में। ठीक, मान लो कि उसमें से एक कोई मिनिस्टर है, मान लेते हैं गडकरी जी, कि वो एग्री नहीं करते हैं कि नहीं नहीं, कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कैबिनेट मीटिंग में मेजॉरिटी से पास हो गया हो कि भाई ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं और करते हैं। क्या भले वो नितिन गडकरी अपोज में थे मीटिंग के दौरान, लेकिन उनको बाहर जाके सपोर्ट करना होगा, अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट दिखाना होगा। अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ यूसीसी इज़ गुड, उसको लाएंगे, तो उनको सपोर्ट दिखाना होगा। नहीं दिखाया है तो प्रधानमंत्री उनको बोल देगा कि निकल लो, या राष्ट्रपति से बोलेगा इनको हटा दो जरा, हटा देगा, सिंपल, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, मोदी जी उसको फिर से भर देंगे, या फिर वो खुद ही रिजाइन कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे 1986 के टाइम पे 1986 में शायरा बानो केस हुआ था, उसमें शाह बानो केस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, वो ट्रिपल तलाक को लेकर मैंने आपको बताया भी होगा कि एलिमनी जो होती है डिवोर्स के बाद, वो मुस्लिम्स में नहीं था, सिर्फ ऐसा कुछ तो टाइम पीरियड था 3 महीने इतना, ठीक है, और उसके बाद नहीं देना होता था। हिंदू में क्या है कि जीवन भर तुमको देना होगा, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए पैसा देना होगा। तो शी वेंट टू दी कोर्ट कि भाई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? तो कोर्ट ने बोला हाँ, तो एलिमनी पूरे टाइम के लिए होनी चाहिए, यानी पूरे जीवन काल के लिए होनी चाहिए एलिमनी, तो जो डिवोर्स के बाद मिलती है। इसके खिलाफ उतर गए जो मुस्लिम मेन थे, वो उतर गए कि भाई नहीं ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए और ये सब बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, एक एक्ट लेके आए, एंड दैट वाज प्रोटेक्शन टू मुस्लिम राइट्स एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन टू मुस्लिम वेमेन एक्ट। ठीक है, तो मुस्लिम वेमेन का एक एक्ट लेके आए, और उसके थ्रू क्या किया गया, उसके थ्रू उस पर्टिकुलर डिसीजन को नलीफाई कर दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट का था, और क्या कर दिया गया, उनको जो पहले जो चल रहा था उसी को रिस्टोर कर दिया गया। इसके अगेंस्ट में थे मोहम्मद आरिफ खान, जो कि बिहार के करंट गवर्नर हैं, ठीक है, जो राज्यपाल हैं। तो उस टाइम पे वो राजीव गांधी गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस में, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, अपनी गवर्नमेंट से रिज़ाइन दे दिया, बिकॉज ही डिडेंट सपोर्टेड दैट पर्टिकुलर एक्ट ब्रॉड बाय द गवर्नमेंट। उनका ये मानना था कि सिर्फ वोट के चक्कर में इन्होंने इस चीज़ को किया है, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो इसका मतलब होता है दे स्विम एंड सिंग टुगेदर। किसी भी चीज़ पे उन्होंने डिसीजन लिया, सबको ठीक सपोर्ट करना होगा। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, ठीक है, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। इसका एक और मतलब है, क्या मतलब है कि अगर
इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है ये तो पढ़ा नहीं, सिंपल ऐसे समझ लो, अगर इनके पास बहुमत नहीं है, अगर रिज़ाइन करते हैं तो सारे एक साथ रिज़ाइन होंगे। फिर अगर बहुमत नहीं है इनका लोकसभा में, क्योंकि हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, तो इनको एक साथ रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। या अगर मान लो कि प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री की कुछ ऐसा डेथ हो जाती है या रिज़ाइन दे देता है, तो सारा पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो जिस एक मिनिस्टर कोई रिज़ाइन करता है, जैसे मान लो गडकरी जी रिज़ाइन कर दें या किसी मिनिस्टर की डेथ हो जाए, उस केस में एक वैकेंसी क्रिएट होगी और उसको फिल कर दिया जाएगा। लेकिन मान लेते हैं जो प्रधानमंत्री हैं, जैसे मान लो मोदी जी हैं, तो वो अगर रिज़ाइन कर दें या फिर कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, ठीक है, रिमूवल तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता जैसे प्रेसिडेंट का होता है, बस वही नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो उस केस में पूरी पूरी मिनिस्टर्सशिप जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको रेजिग्नेशन देना होता है, वो डिसॉल्व होती है, याद रहेगा। यहाँ पर आप देखिए कुछ 1989 से लेके, अगर आप ध्यान से देखें 1999 तक, 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रधानमंत्री बने सिर्फ 10 सालों में। 10 सालों में 7 प्रधानमंत्री बने, सिर्फ इसीलिए बने क्योंकि 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 किसी को मेजॉरिटी नहीं आई थी। इसलिए हमने यहाँ पर अभी आर्टिकल 74 देखा था और इसमें ये चीज़ देखी थी कि प्रेसिडेंट पे एडवाइस जो होती है वो बाइंडिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। प्रेसिडेंट पे एडवाइस जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बिल्कुल बाइंडिंग होती है, माननी ही पड़ती है। ठीक, क्लियर। तो पहली चीज तो ये है कि यानी प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे कुछ काम नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कुछ मेंशन नहीं है ऐसा। प्रेसिडेंट डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, बट हैज सिचुएशनल डिस्क्रिशन। ठीक है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन मतलब ये है, डिस्क्रिशन का मतलब होता है अपनी मर्जी पे काम करना। डिस्क्रिशन का मतलब ये होता है अपनी मर्जी से काम करना। अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, इवन पार्डनिंग पावर भी जो हमने कल देखा था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही वो पार्डन करता है, यानी हर चीज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। तो यानी वो अपने डिस्क्रिप्शन पे कुछ काम नहीं कर सकता है, कर तो सकता है, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं एक इंस्टेंस भी नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि यहाँ पे प्रेसिडेंट अपने मर्जी से काम करता है। लेकिन उसके पास सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पे उसको अपने डिस्क्रिप्शन पे काम करना ही होता है, लाइक सिचुएशन ऑफ हंग पार्लियामेंट। व्हाट इज हंग पार्लियामेंट? हंग पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट लटक गई। लटक गई मतलब नो पार्टी गॉट दी क्लियर कट मेजॉरिटी, कोई एक सिंगल पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली। जैसे 1989 में वीपी सिंह ने गवर्नमेंट बनाई बीजेपी के साथ मिलकर, बीजेपी ने सपोर्ट विदड्रॉ कर लिया, सरकार गिर गई। क्यों? क्योंकि आपको नंबर चाहिए। नंबर चाहिए मतलब, नंबर चाहिए से मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लो कि 550 सीट्स हैं लोकसभा में, तो इसका डिवाइड बाई 2+1, ठीक, कितना वो 276, 276, तो 276 सीट चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है। अगर हैं तो कोई आड़े ही नहीं है, कोई आड़े नहीं आएगा आपके, ठीक है, 276 सीट्स होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती है, 240 में अटक गए, 200 में अटक गए, ठीक है, एक पार्टी को मिले मान लो कि 180 मिल गए, एक को मिल गए 140, तो इस तरीके से उनको फिर दूसरी पार्टी से सपोर्ट लेना होता है। जैसे छोटी छोटी पार्टी हो गई, सपा हो गई, अब तो बसपा को खैर मिलती नहीं है, ठीक है, सपा हो गई, एलजेपी हो गई, मतलब छोटी छोटी पार्टी हैं जो लोकसभा में चुनाव लड़ती हैं, तो उनसे फिर ये पार्टी सपोर्ट लेती हैं, जैसे इस बार की बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। अब मान लो कि जो बीजेपी की एलाइज हैं, जैसे मान लो एलजेपी, चिराग पासवान की, इनकी है चंद्रबाबू नायडू की, सपोर्ट विदड्रॉ कर लें और 276 से नीचे नंबर जाता हुआ दिखे, तो होगा क्या? फिर जो विपक्ष होता है कांग्रेस गवर्नमेंट, भैया तो अपने आप से रिजाइन दे देंगे, या तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, और अगर उसमें ये अपनी मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाए तो इनको रिज़ाइन देना पड़ता है, इनकी सरकार गिर जाती है, वो हम आगे देखेंगे। तो उसी तरीके से होता रहा। चंद्रशेखर बने, उसके बाद कांग्रेस से सपोर्ट लेके कांग्रेस ने अपना सपोर्ट विदड्रॉ कर लिया, बीजेपी ने यहाँ कर लिया था वो अयोध्या वाला
जो मामला था उसको लेके, यहाँ पर कांग्रेस ने वो कर लिया, ठीक है। देन फिर हुआ क्या, 1989 में गवर्नमेंट मतलब बनी नहीं हुई, चेंज हो गई, फिर कांग्रेस सपोर्ट कर लिया, तो फिर चुनाव हुए, उसके बाद फिर 1996 का टाइम आता है। 1996 में क्या होता है, चुनाव होते हैं, और चुनाव की वजह से होता है क्या, नई गवर्नमेंट बनती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, बीजेपी की। तो इनके पास भी मेजॉरिटी थी नहीं, ठीक है, और इनको जब समझ में आया कि ये मेजॉरिटी तो है नहीं हमारे पास और मेजॉरिटी हम प्रूव नहीं कर पाएंगे हाउस में, तो इन्होंने 13 दिन में रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद 96 में फिर से जब इन्होंने रिज़ाइन दे दिया तो कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, एच.डी. देवेगौड़ा का सपोर्ट देके इनको प्रधानमंत्री बनाया 11 महीने के लिए। कांग्रेस ने अपना सपोर्ट विद्रॉ कर लिया। फिर आई के गुजराल को बनाया, फिर अपना कांग्रेस ने सपोर्ट विद्रॉ कर लिया। समझ रहे अपने, कांग्रेस ने फिर से अपना सपोर्ट को विथड्रॉ कर लिया 11 महीने बाद। फिर क्या हुए, फिर से चुनाव हुए, ठीक है। मतलब एक बार तो अभी फिर ओके, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, ठीक है, AIADMK के सपोर्ट से, लेकिन 13 महीने बाद उन्होंने अपना सपोर्ट विथड्रॉ कर लिया। तो फिर बार बार जब ऐसा हो रहा था तो फिर क्या होता है, परमानेंटली डिसॉल्व कर दिया जाता है। परमानेंटली अब इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब कि उसको डिसॉल्व कर दिया, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। अब जो नए चुनाव होंगे तो उसमें जो गवर्नमेंट बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बनी और उन्होंने 5 साल के लिए सरकार चलाई, स्टेबिलिटी लौटी वापस। 2004 में फिर से चुनाव हुए, पीपल वर एक्सपेक्टिंग, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि वाजपेयी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस को भी कोई मेजॉरिटी खासा मिली नहीं, कुछ ही सीट का अंतर था। इवन 200 तक टच नहीं कर पाई थी कांग्रेस ना बीजेपी। तो आप समझ लो 200 नहीं टच कर पाई और 276 सीट चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना ली। सोनिया गांधी ने सबको सरप्राइज़ किया, प्रधानमंत्री नहीं बनी, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया 2004 में। 2004 से 9 तक मनमोहन सिंह रहे, 2009 से 14 फिर मनमोहन सिंह रहे, और 2014 से टिल डेट आपको पता है कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। 75 का जो क्लॉज 3 है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है हाउस ऑफ पीपल, यानी आपके पास नंबर होना चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव नंबर, यू शुड स्विम एंड सिंग टुगेदर, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है, हाउस में, और आपको आंसर देना होगा उसका। दिस इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। Now, before entering the office, 75 clause 4, the prime minister and ministers must take the oath of office and secrecy administered by the president। तो यानी 75 clause 4 में शपथ के बारे में लिखा हुआ है कि इनको शपथ या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या फिर उसके द्वारा कोई अपॉइंट किया गया पर्सन वो दिलाएगा। 75 clause 5, a minister who is not a member of either house of the parliament for 6 consecutive months shall cease to be a minister at the end of that period। अब आपको पता है वो उपेंद्र कुशवाहा वाला केस बिहार में है ना, कि बिना केस लड़े जो है कैसे जो है वो मिनिस्टर बन गया। उनका जो लड़का है उपेंद्र कुशवाहा का, वो कैसे बिना चुनाव लड़े जो है मिनिस्टर बन गया, है ना, कुशवाहा जी का लड़का। तो जैसे 75 क्लॉज 5 है, ये यूनियन के बारे में बात करता है, यानी कि सेंटर के बारे में बात करता है कि अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। ये एक लूप होल है। लूप होल कैसे है कि कोई भी, अगर आप इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी, ठीक है, इसको पढ़ो तो कैसा लग रहा है कि कोई भी मिनिस्टर नहीं रह सकता है 6 महीने तक अगर उसने किसी हाउस की मेंबरशिप नहीं ली तो। अच्छा, ऐसा होता है मिनिस्टर, लेकिन भैया ये तो लूप होल है, इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करो। यानी कोई भी मिनिस्टर बन सकता है 6 महीने तक बिना किसी हाउस का मेंबर हुए। मतलब देखिए, जिन लोगों ने चुनाव लड़ा बिहार में, ठीक है, बिहार में जिस क्या होता है, जैसे आप इसमें 89 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 164। तो 164 का जो आर्टिकल है उसमें राज्य की विधानसभाओं को लेके लिखा है स्टेट 64। तो 160 से आप इसमें 89 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 164। तो 164 का जो आर्टिकल है उसमें राज्य की विधानसभाओं को लेके लिखा है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर लिखा है कि भाई सेम चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर ये यूनियन के लिए लिखी हुई है, ठीक। तो जैसे कि बिहार में जो अभी चुनाव हुए तो जितने लोगों ने चुनाव जीता, जहाँ से भी जिस भी पार्टी से विधायक बने वो लोग, तो वो जाएंगे विधानसभा में, ठीक। कुछ लोगों को मिनिस्टरशिप मिलेगी, जो बीजेपी वाले हैं उनमें से काफ़ी लोगों को, जैसे अनंत सिंह नहीं बोलते हैं वो, है ना, किसका सरकार है तो अनंत सिंह से पूछा था, नहीं बोलता हमें मिनिस्टरशिप में कोई लेना देना नहीं, कोई रुचि नहीं है।
चुनाव जीती, उन्हीं की पार्टी जीती है, मिनिस्टर भी उन्हीं की पार्टी के बनाए जाएंगे, लेकिन वो मिनिस्टरशिप से नहीं वो बनना, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपको बना सकती है, वहाँ का कोई मिनिस्टरशिप दे सकती है, पोर्टफोलियो। आपने कोई चुनाव तक नहीं लड़ा है, फिर भी आपको बनाया जा सकता है। जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को घुसेड़ दिया वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में बिना चुनाव लड़े, क्योंकि चुनाव तो ऑब्वियसली जीतने वाले तो है नहीं, ठीक है। बच्चे को आराम से बढ़िया पढ़ाया लिखा है, ठीक है। अब देखो ना पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं और पॉलिटिशियन के बच्चे हैं वो अपनी रक्षा कर रहे हैं, तो वो उसमें डिफरेंस है। तो पढ़ाया लिखा है, ठीक है, क्यों फालतू में इसमें पचड़े में पड़ना। और बन गए मिनिस्टर, कैसे? इस तरीके से कि आप मिनिस्टर हो सकते हैं बिना किसी हाउस के मेंबर हुए, क्योंकि वो एमएलए तो है ही नहीं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो लड़ा ही नहीं। तो क्या किया जाएगा, एमएलसी बना के उनको भेजा जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद है, कहाँ पे? बिहार में। और जो विधान परिषद है बिहार में है, वहाँ पे कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी हो सकते हैं, नामित सदस्य भी हो सकते हैं। गवर्नर नॉमिनेट करता है, ठीक है। गवर्नर का यहाँ पे नॉमिनेशन होता है। अब कितने लोगों, 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है गवर्नर, तो उन्हीं में से नॉमिनेट करके भेज देगा। अब वो बन जाएगा एमएलसी, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर, हो गया मिनिस्टर। मिनिस्टर होने के लिए यूनियन में ऐसा नहीं कि लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा या फिर स्टेट में विधानसभा का मेंबर होना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना पड़ेगा, ठीक है। और ये कोई ये पहली बार नहीं, यूनियन में भी हुआ है। जैसे एस जयशंकर है, चुनाव तो ऑब्वियसली बात है नहीं जीत सकते हैं वो, तो कैसे किया गया? वो तो खैर नॉमिनेशन के थ्रू नहीं, उनको मिनिस्टर बना दिया गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। उसके बाद राज्यसभा के थ्रू भेजा गया उनको, गुजरात से राज्यसभा रूट के थ्रू भेजा गया उनको, ठीक है, क्लियर है। तो 6 महीने तक मैक्सिमम। अब मान लो कि 6 महीने के अंदर अगर इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मेंबरशिप नहीं मिली किसी हाउस की, एमएलए तो क्योंकि तो वैसे भी लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं मिल सकते, बिकॉज उसमें तो आप सिर्फ चुनाव लड़के ही जा सकते हैं, तो एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू रूट के थ्रू आना पड़ेगा। और अगर नहीं बने तो उनकी मिनिस्टरशिप चली जाएगी वहाँ से। एनटीपीसी में 73 पूछा था, करवाएंगे अभी, ठीक है। और आगे सर, अच्छा लाओ सिगरेट ला हाँ सिगरेट लाओ। Sir, what about those states where no legislative council exists? तो बिल्कुल वहाँ पे रूट के थ्रू नहीं भेजा जा सकता, वहाँ पे हरकत नहीं करी जा सकती है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले होते थे कि 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन वो तो अभी नहीं है, ठीक है। उसके लिए एंग्लो इंडियन भी बनना पड़ता है, तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। सेंटर में है और उन स्टेट में है जहाँ पे आपकी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ, धर्म खतरे में है। सर बिहार वाला समझा दो, अभी क्या कर रहे थे? काफ़ी लोग आई थिंक पीछे रिकॉर्डिंग देखते रहते हैं और कमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो लाइव देखा करो यार, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को कैसे बनाया वो देखेंगे जब राज्यसभा देखेंगे। सचिन तेंदुलकर नॉमिनेट हो गए हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की वही सीन है, ठीक है, वो नॉमिनेट हो गए हैं। तो 75 क्लॉज 6 सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट अंटिल, तो मतलब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, ठीक है। हर पार्टी के तुम देखो उनके जो, जरा देखना, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, उन मिनिस्टर जो भी हैं विधायक सांसद, उनके बेटे बेटी कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तुमको लगा हमारे हमारे भैया हैं एकदम सपोर्ट कर देंगे, वहाँ किसी ने अगर बोला ना कमेंट में तो बता रहे हैं, फिर लड़ जाएंगे, हाँ माँ बहन की चाहे गाली दे दें, लेकिन भैया को सब अपनी पार्टी के प्रति ईमानदारी जो है रखेंगे हमेशा, चाहे घर वालों को गरियाना क्यों ना पड़ जाए, चाहे दोस्त से दोस्ती ना टूट जाए, लेकिन पार्टी से जब बगावत नहीं कर सकता हूँ मैं। हाँ, पार्टी भी लाइक कौन है तू अगर मान लो तुम उनके पास गए कि हमने आपको इतना सपोर्ट किया, तुम सोचो हमने आपका इतना सपोर्ट किया है, मालिक कुछ हो जाए तो कौन है भी तू, भाग यहाँ से। ये स्टेटमेंट हो गए उनके, मैं सच बता रहा हूँ जिसके लिए तुम इतने लॉयल हुए पड़े हो। बी लॉयल टू योर कंट्री, ठीक है, सिंपल।
चाहे कोई भी पार्टी हो, बट बी लॉयल टू योर कंट्री फर्स्ट। Salaries and allowances of ministers are determined by parliament and until parliament fixes that it shall be as specified in the second schedule। मंत्रियों का वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और जब तक संसद इसे तय नहीं करती है यह द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगे। यानी कि मिनिस्टर्स के सैलरीज एंड अलाउंसेस कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। इट इज़ लाइक कि हम अपनी सैलरी खुद ही डिसाइड करेंगे और यही तो है, हम अपनी सैलरी खुद ही डिसाइड करेंगे। ये है 75 क्लॉज 6। हाँ भैया जानते भी नहीं है। सर क्या गवर्नर अपने विवेक से किसी को भी एमएलसी बना सकता है? किसी को भी नॉमिनेट करके एमएलसी बना सकता है, बिल्कुल। क्योंकि गवर्नर होता कौन है भाई? गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? अब आरिफ खान की अपॉइंटमेंट क्यों कर रखी है बीजेपी ने? क्योंकि ही इज़ लॉयल टू, अब कल को ही इज़ लॉयल टू बीजेपी। कल को गवर्नमेंट चेंज होएगा, कांग्रेस आ जाए, तुमको लगता है जितने गवर्नर दिख रहे हैं आज तुमको दिखेंगे कल? भाई एक हफ्ता नहीं लगेगा, सारे गवर्नर बदल जाएंगे। प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं सब, और प्रेसिडेंट को उनके एडवाइस पे काम करना ही होता है। एमएलए एमएलसी ये सारी टर्म्स बता दो, बताएंगे, रुक जाओ, ठीक है। ऐसी चीज़ें एकदम से साझा करनी चाहिए क्या? यहीं पे सब साझा कर देना चाहिए क्या? हाँ क्या? चलो आगे बढ़ें अभी। नाइनटीन 90 से 96 के बीच में क्या हुआ? तो ये हुआ कि 1990 में तो हमने देखा चंद्रशेखर, फिर उसके बाद 1991 में चुनाव हुआ था, 1991 में से लेकर 96 में, ठीक है। कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ने गवर्नमेंट बनाई 5 साल के लिए, यानी कि 91 से 96 में भी स्टेबिलिटी रही थी। पीवी नरसिम्हा राव रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री रहे थे। देन 96 के बाद फिर से वो इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, और अब आते हैं अटॉर्नी जनरल पे, ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 पे। तो ज़रा एक बार आंख बंद करेंगे सभी लोग, हम रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा है अभी। 74 में हमने पढ़ा कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, जिसको उस एडवाइस पे काम करना ही होगा, ऐसा 42nd अमेंडमेंट ने बोला। 44th ने बोला एक बार लौटा सकते हो, लेकिन दोबारा जो लौट के आएगी एडवाइस वो बाइंडिंग होगी। ओके, दिस इज़ 44। देन 75 पे आते हैं। 75 में 6 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज क्या बात करता है? प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो अदर मिनिस्टर है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, लेकिन किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। दूसरा क्लॉज क्या बोलता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक सर्व करेंगे, यानी इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स की। क्लॉज 3 बोलता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टूवर्ड्स द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज़ लोकसभा। चौथा उनके ओथ की बात कर रहा है, शपथ की बात कर रहा है। पांचवा बात कर रहा है कि 6 महीने के लिए कोई भी मिनिस्टर बन सकता है बिना किसी हाउस में का मेंबर हुए। 6 महीने के अंदर अंदर उसको लेनी होगी, नहीं 6 महीने के बाद उसकी मिनिस्टरशिप चली जाएगी। और आखिरी क्लॉज 6वां बोल रहा है कि अपनी सैलरी खुद डिसाइड करते हैं, मिनिस्टर की सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। 75 क्लॉज 1 में 2 सब क्लॉज पड़े थे, ए और बी। ए बात कर जो इन दोनों को 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003 से ऐड किया गया, जिसमें ए में बोल रहा था कि 15% ऑफ लोकसभा या लोअर हाउस से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। रिमेंबर दिस, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। और बी बोल रहा था अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालीफाइड है तो वो मिनिस्टरशिप भी उसकी चली जाएगी। तो ये चीज़ें अभी तक पढ़ी हम। आ जाते हैं 76 पे, विच टॉक्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। द प्रेसिडेंट, इसमें अभी 4 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज बोलता है प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए, जो आगे देखेंगे,
जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि एटलीस्ट 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो या 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हो, या राष्ट्रपति की नज़रों में अच्छी न्यायिक समझ रखते हो यानी कि डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो, तो उस केस में तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। तो वही क्वालिफिकेशन तुम्हें अटॉर्नी जनरल के लिए चाहिए। क्लॉज 2 में लिखा है इसकी ड्यूटी टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन लीगल मैटर। भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने का कर्तव्य है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अटॉर्नी जनरल कौन है? ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि ये गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में एडवाइस करेगा और पूरी कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा ये, क्योंकि गवर्नमेंट का एडवाइजर है ना, गवर्नमेंट का नहीं, सरकार का वकील है। केंद्र सरकार का वकील जो होता है उसको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि महान न्यायवादी को भारत के क्षेत्राधिकार में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार मतलब ये है कि इसको अगर कहीं पे कुछ स्टेटमेंट देनी है, कुछ ऐड ऑन करना है, तो इसको ऐसा कुछ स्पेशल लीव लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके पास ये ऑटोमेटिक पावर है, किसी भी कोर्ट में जा सकता है, सरकार की बात रख सकता है, ठीक है, और इसके लिए इसको ऐसा प्रायर उसकी ज़रूरत नहीं स्पेशल लीव लेने की या परमिशन लेने की। देश के सभी जितनी भी अदालतें हैं उसमें इसको सुनवाई का अधिकार है, किसको सुना जाएगा, क्योंकि सरकार का वकील है ये। 70 तो एक तरीके से सरकार को रिप्रेजेंट करता है उसके केसेस में। 76 क्लॉज 4 अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिसीव्स रिम्यूनरेशन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहते हैं और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त करते हैं अगेन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब इनके भी रिमूवल का कोई दिया नहीं है, इनके भी रिमूवल का कोई स्पेसिफिक टेन्योर नहीं दिया है, ना तो टेन्योर दिया है, ना तो कुछ प्रोसेस दिया है कि इस तरीके से हटाया जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट का दिया है, वाइस प्रेसिडेंट का दिया है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट में कहीं लिखा हुआ है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? नहीं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है, भले 5 साल तक रहते हैं, वो मैक्सिमम पीरियड है, क्योंकि लोकसभा का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 5 साल तक हो सकता है, तो इसीलिए उनका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 5 साल तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि सरकारें 13 दिन 11 महीने इन सब में भी घिरी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा उनका भी फिक्स्ड टेन्योर तो नहीं है, 5 साल भले वो लाइफ है लोकसभा की, ठीक है, तो इसीलिए 5 साल उनका हम बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कोई रिमूवल प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है, ना कि इनका लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल का, इसलिए यहाँ पर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट टर्म लिखा हुआ है, नहीं राष्ट्रपति जब चाहें तब हटा सकते हैं इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। लेकिन मंत्रियों को जब चाहे तब, मतलब अगर हम देखें लोकसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते, पर इस सरकार नहीं गिरा सकते हैं, राष्ट्रपति जब चाहें तब। क्यों? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जब तक बहुमत है लोकसभा में तब तक उसको कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आर वेंकट रमनी जो है करंट में अटॉर्नी जनरल है कंट्री के। सबसे पहले कौन थे? पहले थे MC सेतलवाद, फर्स्ट थे MC सेतलवाद, करंट में आर वेंकट रमनी है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, एंड इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट। ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस आफ्टर सीजिंग टू होल्ड ऑफिस। फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम सरकार के लिए ही काम करेंगे, अपने लिए भी काम कर सकते हैं, खुद भी कोई केस उठा सकते हैं, लेकिन इन बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, किसी ये उसको ना डिफेंड कर रहे हो, मतलब जिसने क्राइम किया है वो, और दूसरा ये है कि ही शुड नॉट होल्ड अ काउंसिल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस इनको नहीं लड़ना है, पहली चीज़ का ध्यान रखना है, और किसी क्रिमिनल का केस नहीं लेना। बाकी तो कोई भी केस अपना ले सकते हैं। क्यों ऐसा रखा गया है? क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं जैसे आर वेंकट रमनी जी हैं, ये कोई छोटे मोटे वकील नहीं होते हैं, तगड़े लेवल के वकील होते हैं जो दिन का करोड़ों कमाते हैं। जी हाँ, दिन का करोड़ों कमाते हैं। वकील जो होते हैं टॉप लेवल के, जैसे कपिल सिब्बल वगैरह, इनकी फ़ीस बहुत हाई होती है, ठीक है। तो जैसे आर वेंकट रमनी है, तो अब अगर इन लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट तो वेतन लिमिटेड दे सकता है, जब राष्ट्रपति का 5 लाख है, जब राष्ट्रपति का 5 लाख है तो इनका कितना ही हो जाएगा महीने का, वो भी महीने का 5 लाख में इन लोगों का वही है ना, कि इतने बड़े बड़े जो वकील हैं इनका, ठीक है, महीने का छोड़ो, दिन का उनको 5 लाख कोई मायने नहीं रखता है, दिन का। या कहाँ राष्ट्रपति को महीने का 5 लाख मिल रहा है, इनको दिन का 5 लाख इनके लिए कुछ नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन रख रखा है कि आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और आप जब अटॉर्नी जनरल नहीं रहेंगे तो आप फुल टाइम जो भी आपको प्राइवेट अपनी लीगल प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे कोई डिबार्ड नहीं है।
आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि अगर नहीं रखा गया तो अच्छे लॉयर्स नहीं आएंगे गवर्नमेंट का वो करने। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर अगर प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस नहीं रखेंगे तो कोई ज्वाइन ही क्यों करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। ओके, क्यों? क्योंकि यूजुअली होता यह है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नमेंट अपना वकील भी चेंज कर लेती है, यानी कि अटॉर्नी जनरल भी चेंज कर लेती है। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। क्लियर है इसको लेके सारी चीज़ें? ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर की सैलरी वही लगभग 1.5 लाख के करीब होती है, 1,66,000। सर जा रहा हूँ लॉ करने। ये लोग टैक्स कितने देते हैं पता नहीं, कितना देते हैं। सब ऐसा तो है। हाँ, कोई लिमिट नहीं होती इनकी सैलरी में, मतलब बहुत बहुत कमाते हैं। फिर पढ़ाई भी करी है उस लेवल पे। खैर ऐसा हर केस में बोल देना सही नहीं होता है, ठीक है। फिर जा रहा हूँ लॉ करने। हाँ, सबको नहीं मिलता है लॉ में, आपको अच्छी समझ होना चाहिए, है ना। हाँ, पैसा तो है अंदर, नो डाउट। खैर आगे बढ़ते हैं। सॉलिसिटर जनरल पे आता है। भारत के महान न्यायाधिकर्ता ये कौन होते हैं? ये अटॉर्नी जनरल को उसके काम में असिस्ट करते हैं। नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। महान्यायवादी की सहायता करते हैं, लेकिन ये संवैधानिक पद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, भले उसको असिस्ट करने का काम हो। करंट में तुषार मेहता है। अच्छा, ये वैसे हम देखेंगे स्टेट में जब पार्ट नंबर 6 पे आएंगे, लेकिन इसी तरीके से एडवोकेट जनरल होता है, वो आर्टिकल नंबर 165 में दिया, अधिवक्ता महाधिवक्ता बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, वहाँ पर अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। वहाँ पर मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर है हाई कोर्ट, ठीक है। एडवाइजेज दी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर, तो ये एडवाइजेज स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, ठीक है। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ही वॉज द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ही इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। कौन? एडवोकेट जनरल। ऑलराइट, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड थे आपस में, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको लिख दिया, सो दैट कि आपको तुरंत याद हो जाए कि जैसे कि केंद्र सरकार का वो वकील होता है सबसे बड़ा, तो उसी तरीके से राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। जैसे वहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है ऐसे गवर्नर, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो यहाँ हाई कोर्ट की, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता था यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को, वहाँ प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ऑफिस में रहता है तो यहाँ गवर्नर के प्लेजर तक, और वो हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ कंट्री होता है तो हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की थोड़ी सी हम बात करें यहाँ पर। इफ़ एनी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस और डाइज रिमूव्ड देन वैकेंसी इज क्रिएटेड। कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा भी मैंने बताया था, गडकरी जी ने रिज़ाइन कर दिया तो ही वैकेंसी क्रिएट होगी, या मोदी जी ने बोला उनसे राष्ट्रपति से कि गडकरी जी को हटा दो, हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, गडकरी जी को कोई और आ जाएगा, मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, सिंपल। या अगर डेथ भी हो जाती किसी मिनिस्टर की तो। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई या रिज़ाइन दे दिया, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसॉल्व्ड। In that case, entire council of ministers has to resign. President invites the leader with majority support in Lok Sabha to become the new president. Prime Minister, इसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट का सिचुएशनल डिस्क्रेशन। स्टार्टिंग मैंने अभी आपको बताया कि कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर सिनारियो में अपने डिस्क्रेशन पे काम कर सकता है, अपनी मर्जी से काम कर सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रेसिडेंट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट को अपने डिस्क्रिप्शन में काम करना पड़ जाता है। जैसे चुनाव हुए, किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो वो क्या करेगा? वो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट मेजॉरिटी, जो लार्जेस्ट पार्टी, उसको बोलेगा भाई अपनी मेजॉरिटी आगे प्रूव करो, हम अपॉइंट कर देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हुआ भी है, जैसे 96 में हुआ, 1996 में, कि एक गवर्नमेंट है एज ए कांग्रेस गवर्नमेंट, वो सबसे ज़्यादा सीट लेके आई है, सेकंड नंबर पे बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ही नहीं बना पाई क्योंकि जो बीजेपी, उसने कुछ और पार्टी का सपोर्ट लेके गवर्नमेंट बना डाली, मेजोरिटी प्रूव कर दी। समझ रहे हैं आप? तो अभी तो क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई है ही नहीं ना, उस किसकी एडवाइस लेगा? वो किसकी एडवाइस लेगा? तुम खुद सोचो, किसकी एडवाइस लेगा? वैसे लोकसभा डिजॉल्व होने पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुरंत रिजाइन नहीं करते हैं जब तक कि नई लोकसभा नहीं आ जाती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो आज है बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, आज है बीजेपी गवर्नमेंट, चुनाव होते हैं, बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, ठीक है, कांग्रेस को मिलती है, बीजेपी तो सिंपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बीजेपी के हैं, तो वो तो ये बोलेंगे ना कि हमारी बनाओ प्रेसिडेंट से। तो ऐसे केस में वो अपने डिस्क्रिप्शन पे काम कर सकता है प्रेसिडेंट। क्या काम कर सकता है? वो ये काम कर सकता है कि उनको बोलेगा कि आप आओ और मेजोरिटी प्रूव करो,
तो उस केस में वो बिना किसी रिकमेंडेशन पे काम करता है। या फिर अगर मान लो डेथ हो गई, रिज़ाइन कर दिया, तो हो सकता है वो किसी जो अभी लार्जेस्ट पार्टी उसको बोले कि आइए आइए आप मेजोरिटी प्रूव करिए, हम आपको अपॉइंट कर देंगे, आप फिर सरकार बना लेना। और या फिर उसको लगे कि यार कोई सरकार बना ही नहीं पा रहा, तो क्या कर सकता है, वो पूरी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। जी हाँ, राष्ट्रपति पूरी लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा, फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कर देगा कि फिर से चुनाव कराओ, फिर से नई लोकसभा बनाओ, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि कोई बना पाएगा। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई, उसने रिजाइन कर दिया, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उड़ती है। अगर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, जैसे ने बोला गडकरी जी, राजनाथ, ये सब क्या एक एक मिनिस्टर, इंडिविजुअल मिनिस्टर हैं, इन सब का हेड कौन है, पीएम, प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर मोदी जी रिजाइन कर दिए, या डेथ हो गई, या फिर उनका कुछ तो मतलब रिज़ाइन दे दिए, ठीक है, इस तरीके से, तो फिर पूरी मिनिस्टरशिप जाएगी। फिर क्या होगा, फिर हो सकता है कि जो अभी द्रौपदी मुर्मू हैं वो बोलें, ठीक है, बीजेपी से कि मेजोरिटी प्रूव करो आके आप, ठीक है, और लीडर बताओ किसको बनना है, उसको प्रधानमंत्री बना देंगे और मेजोरिटी आके प्रूव करो उसमें। लेकिन वो प्रूव कर ही नहीं पा रहे हैं, या फिर उसको राष्ट्रपति को लग रहा है नहीं यार किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, फ्रेश इलेक्शन वो अनाउंस कर देगा पूरी लोकसभा को डिसॉल्व करके। तो इसलिए ऐसे केसेस में वो अपने डिस्क्रिप्शन पे काम कर जाता है। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि ही हैज़ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन बट नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि उसको अपने डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे काम करना है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन पीएम टू रिजाइन वॉज मोरारजी देसाई, एंड there have been only 2 instances where the prime minister have died in the office, ठीक है, where they have died in the office। 1964 में, 1964 में नेहरू जी की डेथ हुई थी, ठीक है, नेहरू जी की डेथ हुई थी, और लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी 1966 में, 2 साल बाद ही, 66 में। ठीक है, सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्रियों की आज तक डेथ हुई है इन ऑफिस। अगर आपको लग रहा है राजीव गांधी की भी हुई है तो आप गलत हैं, बिकॉज राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, 1989 तक थे वो, ठीक है, उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री नहीं थे। ठीक है, अब खैर शास्त्री जी की तो डेथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है, बिकॉज ताशकंद एग्रीमेंट, बिकॉज आपको पता होना चाहिए 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ था, हार गए थे, बताते हैं उसका सदमा नेहरू जी झेल नहीं पाए, तो 64 में वो चल बसे। और उसके बाद 64 में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी आए, क्योंकि 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, ठीक है, चाइना के साथ तो चल ही रहा था, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो पाकिस्तान को हमने डिफीट कर दिया। सोवियत यूनियन, जो अभी रशिया आप बोलते हो, तब सोवियत यूनियन हुआ करता था, ठीक है, बाद में वो उज़्बेकिस्तान, रशिया, ये सब अलग हुए देश, तब सब सोवियत यूनियन था। तो रशिया ने मीडिएटरशिप करी और पाकिस्तान को हमने हरा दिया, और फिर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि ठीक है वॉर आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसमें मीडिएटर के तौर पे काम किया था सोवियत यूनियन ने, ठीक है। लेकिन और उज़्बेकिस्तान का जो ताशकंद है, जो राजधानी वहाँ की, तो वहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन करने गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो एग्रीमेंट साइन करने कुछ ही घंटे बाद इनकी डेथ हो गई थी। डेथ का कारण हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा वो, अभी भी है कंट्रोवर्शियल कि यूएसए का उसमें हाथ था अधिक और इनका हाथ था, उनका हाथ था, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे पावर्स नहीं चाहते थे कि एग्रीमेंट हो, ये सुलह हो ये, ठीक है, तो इसलिए तो वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी 1966 में। ओके, तो सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्रियों की अभी तक डेथ हुई है वाइल इन ऑफिस। जब ठीक है, अच्छा बताइए, इनका जो समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री जी का, क्या बोलते हैं उसको, क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, तो उसको विजय घाट बोलते हैं, राजघाट है इनका महात्मा गांधी का, ठीक है। तो खैर, तो जब नेहरू जी की डेथ हुई थी तो गुलजारी लाल नंदा बने, क्या, गुलजारी लाल नंदा को कुछ टाइम के लिए प्रधानमंत्री बना दिया गया, लीडर बना दिया गया, लेकिन उसके बाद परमानेंट तौर से बना दिया गया। किसको, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो पूछता है प्रेसिडेंट कि भाई कौन है लीडर, लार्जेस्ट पार्टी का लीडर, आओ प्रूव करो मेजोरिटी आके। तो गुलजारी लाल नंदा को बना दिया गया, लेकिन उसके बाद चेंज करके लाल बहादुर शास्त्री आ गए। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होने के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा आए, लेकिन उसके बाद फिर से उनको हटा के इंदिरा गांधी बन गई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। देखो, जो प्रधानमंत्री है, इवन कोई भी मंत्री है, वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, लोकसभा का भी, राज्यसभा का, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि बहुत रेयरली होता है कि कोई राज्यसभा का मेंबर हो प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी रही हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह रहे हैं, जैसे कि ये देवगौड़ा साहब रहे हैं। क्योंकि मनमोहन सिंह, आपको लगता है मनमोहन सिंह अगर कहीं चुनाव लड़े होते तो चुनाव जीत पाते, भले कितने बड़े 30 मार्क हाँ क्यों ना हो इकोनॉमिक्स में, भले कितने इकोनॉमिस्ट क्यों ना हो, भले 1991 में इंडिया
मैं एलपीजी रिफॉर्म्स ला के इंडिया को इकोनॉमिक डाउनटर्न से वापस लेके आया। लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता भैया, लोगों को तो फर्क पड़ता है किस बात से वो तुमको भी बात पता है। तो यहाँ पर एजुकेशन के उतने मायने नहीं है। अब एग्जाम्पल देख लो, बिहार एग्जाम्पल है ना, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। केसी सिन्हा जो मैथ्स के प्रोफेसर थे वो चुनाव नहीं जीते, जो बड़े बड़े बाहुबली हैं ये सब चुनाव जीत गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई उनको, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अब ये डायरेक्टली तो ऐसे बन नहीं पाएंगे। जब 2004 मैंने आपको बताया जब चुनाव हुए तो सरप्राइजिंगली कांग्रेस जीत गई, और उस टाइम पे सोनिया गांधी ने सरप्राइजिंगली नहीं ली प्राइम मिनिस्टरशिप, और मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। वो बात अलग है कि इनको वही काइंड ऑफ वो बोला जाता था कि भाई ये पूरे उनके एक्शंस पे काम करते हैं, सारी चीज़ें, वो बात अलग है। खैर ओके। लोकप्रियता, बिल्कुल लोकप्रियता। तो अब क्यों कोई नहीं बनता प्रधानमंत्री, क्यों कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा का नहीं बल्कि लोकसभा का बनता है? पहला तो चीज़ आप ये समझो कि जो लोगों के द्वारा लाइक किया जाता है उसी को बनाया जाता है, और लोगों के द्वारा लाइक किया गया तो वो लोकसभा चुनाव जीत के आया होगा, जैसे मोदी जी। दूसरा ये है कि जब हम आर्टिकल नंबर 88 देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि आप उसी हाउस में वोट कर सकते हो जिसके आप मेंबर हो, जिसके सदस्य हो, दूसरे में वोट ही नहीं कर सकते हो। तो फिर मान लो इनके खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस, चलो छोड़ दो, तुमको भी डिटेल में समझ नहीं आएगा, डीप में फालतू में कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। वो 88 जब पढ़ाएंगे तब वहाँ बताएंगे इस चीज़ को। खैर, तो ये 3 लोग राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, ठीक है, और मोस्टली तो लोकसभा के रहते हैं। क्यों रहते हैं वो 88 जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। 77 पे आते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का जितना कार्य संचालन है, जितना धंधा है, बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो राष्ट्रपति के नाम पे होगा। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पे की जानी चाहिए। जैसे कि हमने आर्टिकल नंबर 53 पढ़ा था, 53 की तरह ये कुछ कि जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, जितना भी कंडक्ट है, वो सारा कुछ राष्ट्रपति के नाम पे होगा। ये लिखा हुआ है 77 में। और 78 में क्या लिखा, लेकिन इसके क्लॉज 2 क्लॉज 3 भी देख लेते हैं। ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स मेड इन नेम ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज स्पेसिफाइड। ये मतलब इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा देख लोगे। क्लॉज 3 प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि किस तरीके से बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा तो उसके रूल्स वगैरह बना सकते हैं प्रेसिडेंट, बस इतना दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं 78 पे, क्या लिखा हुआ है? ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आखिरी आर्टिकल देख रहे हैं, मोदी जी एकदम आईपैड चला रहे हैं। तो ड्यूटीज़ क्या है प्रधानमंत्री की ड्यूटी ये है कि टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन प्रपोजल्स ऑफ द लेजिस्लेशन। राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधायी प्रस्तावों की सूचना देना, ठीक है। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। संघ के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करना जैसी राष्ट्रपति मांग सकते हैं कि भैया प्रधानमंत्री बताओ जरा किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है यूनियन का, बताओ मैं जरा, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो देंगे। इफ द प्रेसिडेंट सो इंक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझें तो किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करना जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिसे परिषद ने विचार नहीं किया हो। यानी कि कोई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसने कोई डिसीजन ले लिया, झंडा उठा लिया, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ पता ही नहीं है, तो प्रेसिडेंट बोलेगा ए प्रधानमंत्री सुनो जरा, क्या डिसीजन ये ले लिए जिनको बाकियों के बारे में नहीं पता, जरा सबमिट करो। तो काइंड ऑफ प्रधानमंत्री बीच में एक लिंकेज के तौर पे काम कर रहा है, ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में और उसके बीच में। तो 53 एक तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर डाल रहा है कि भैया सारी एग्जीक्यूटिव पावर तुम्हारे नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक। 77 पूरा कंडक्ट के बारे में बता रहे हैं, हमें कंडक्ट के बारे में कि प्रोसीजर किस तरीके से होगा, बिजनेस किस तरीके से कंडक्ट होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा। 78 हमें ड्यूटी के बारे में बता रहा है, जो प्रधानमंत्री की ड्यूटीज़ हैं, कि उसकी ड्यूटी क्या है कि वो एज अ लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट काम करेगा। ऐसा अंबेडकर जी का कहना था, ठीक है। अंबेडकर जी का कहना था, सॉरी अंबेडकर जी बोलो, नेहरू जी का कहना था कि ही इज एक्ट एज ए लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट। लिंच पिन का मतलब है कि वो एज अ
लिंकेज के तौर पे काम करेगा, एक तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और बीच में प्रधानमंत्री, ठीक है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट था। ये पावर्स हैं एंड फंक्शन है प्रधानमंत्री के, एक बार इनको आप देख लेंगे, ठीक है, ओके। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री अभी तक जवाहरलाल नेहरू रहे, 16 साल 286 दिन। मोदी जी हो सकता है रिकॉर्ड तोड़ दें, ठीक है, क्योंकि अभी 15 साल तो इनको हो जाएंगे, ठीक है, 15 साल हो जाएंगे 29 में, और 29 में अगर चुनाव जीत गई है और अगर 2 साल भी प्रॉपर प्रधानमंत्री हो गए, 2 साल तक भी, तो नेहरू जी का रिकॉर्ड टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो मोस्ट प्रोबेबली 5 साल पूरे कर ही लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से सपोर्ट है तो 15 साल तो हो जाएगा नहीं। सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग तो मोदी जी बन चुके हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्व्ड एन इनिशियल 13 डे टर्म एज प्राइम मिनिस्टर, 13 दिन के लिए फिर रिजाइन कर दिया था। चौधरी चरण सिंह 170 दिन, चंद्रशेखर 7 महीने, वीपी सिंह 11 महीने, देवेगौड़ा 10 महीने, आई के गुजराल 11 महीने। तो देख रहे हैं कितने कम टाइम पे, वीपी सिंह, आई के गुजराल 11 महीने, देवेगौड़ा 10 महीने, चंद्रशेखर 7 महीने, चौधरी चरण सिंह 170 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन नहीं है, वो 13 दिन पहली बार जब बने थे प्रधानमंत्री तब, बाद में तो पूरा 5 साल भी प्रधानमंत्री रहे। लेकिन चौधरी चरण सिर्फ 170 दिन, चंद्रशेखर सिर्फ 7 महीने, वीपी सिंह 11 महीने, देवेगौड़ा 10 महीने, आई के गुजराल 11 महीने। ये सिर्फ 13 दिन नहीं, पहली बार जब आए थे 13 दिन में उन्होंने रिजाइन दे दिया था, 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। फिर जब चुनाव हुए थे तो फिर से पूरे 5 साल के लिए बने थे ये, ऑलराइट। तो ये देख सकते हैं नेहरू जी रहे 64 तक, डेथ हो गई इनकी। फिर गुलजारी लाल नंदा आते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर लाल बहादुर शास्त्री बन जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। फिर गुलजारी लाल नंदा आते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर ये इंदिरा गांधी बन जाती हैं। पहले 66 से 67 रहती हैं, हारती हैं चुनाव, ठीक है। फिर 80 से 84 रहती हैं, ठीक है। फिर डेथ वगैरह होती है इनकी, खैर तो बीच में यहाँ पर ओके, तो मतलब इनकी डेथ वगैरह होती है। फिर इनके बेटे राजीव गांधी आते हैं 84 से लेके 89 तक, ठीक है, 84 से 89 तक रहते हैं वो। बीच में यहाँ पर मोरारजी देसाई रहते हैं, देन चौधरी चरण सिंह रहते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई आपातकाल, देखो सुनो, आपातकाल जब इन्होंने लगाया, ठीक है, आई थिंक इतना लोगों को पता होगा सभी लोगों को कि इन्होंने आपातकाल लगाया था, सब पॉलिटिशियंस को जेल में डाल दिया गया था। लोग इनके विरोध में थे, इनके जो बेटे संजय गांधी, उन्होंने नसबंदी न जाने क्या क्या करवा डाला था ज़बरदस्ती, लोग एकदम विरोध में थे। चुनाव हुए, हार गई बुरी तरीके से, ये अपनी सीट तक नहीं बचा पाई। तो 77 में ना संजय गांधी ना ये, ठीक है। 77 में क्या हुआ, फिर से चुनाव हुए, ठीक है। और जब फिर से चुनाव हुए तो यहाँ पर जनता गवर्नमेंट बनी। इवन जनता गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं रह पाई, क्यों? क्योंकि इनका ये था कि जो भी इन्होंने किया काम बस उसी को अलग करना है, ठीक है। और इनके बीच में भी इंटरनल स्ट्राइफ थे, आंतरिक झगड़े थे। फ़ायदा किसने उठाया? इंदिरा गांधी ने। कैसे फ़ायदा उठाया? पहले ये बने, ठीक है, इंदिरा गांधी ने, क्या यार तुमको प्रधानमंत्री नहीं बनाया, बताओ, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बताओ बनना चाहते हो तो बताओ, हम सपोर्ट कर देंगे तुम्हारा, थोड़ी जितनी सीटें सपोर्ट लेके बन जाओ। बना दिया। इंदिरा गांधी भी लाइक, मैं तो सपोर्ट अब वापस ले रही हूँ, अब क्या होगा तेरा कालिया। सपोर्ट वापस लिया, चुनाव हुए, इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा गुडविल बटोरा इस नाम पे, ठीक है, वेमेन के नाम पे एंड एवरीथिंग, ठीक है। और इन्होंने भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया था, चुनाव जीत गई 84। डेथ हुई इनकी, राजीव गांधी है 89 तक, हार गए। फिर वीपी सिंह रहे, ओके, 90 तक। फिर चंद्रशेखर रहे 90 से 91 तक। फिर यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट आई थी पीवी नरसिम्हा राव की 91 से 96, 96। देन उसके बाद फिर इंस्टेबिलिटी 96 से 97 देवेगौड़ा, 97 से 98 आई के गुजराल। फिर स्टेबिलिटी है, अटल बिहारी वाजपेयी जो है पूरा 5 साल सर्व किए, फिर पूरा 5 साल सर्व किए। और अब तो आपको पता है 10 साल सर्व करने के बाद 15 की ओर आगे बढ़ते हुए मोदी जी, ठीक है। चलो भाई, ऑलराइट, आज मोदी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। अच्छा, तो आज का लेक्चर होता है ख़त्म। जिसको बैच में एनरोल करना है फॉर दी 100 नोट्स, फॉर दीज पीडीएफ्स, फॉर दीज रिकॉर्डिंग ऑफ दी लेक्चर्स, फॉर दी क्विजेस डेली, फॉर दी वीकली क्विजेस, फॉर दी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं 4.0 बैच में। और अगर आपको इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश का भी आप कर सकते हैं, दोनों चाहिए तो कॉम्बो है जहाँ पर आप दोनों कर सकते हैं। बाकी जिसको चाहिए फैटमैन लिटिल बॉय, मतलब MCQs लगाने के लिए, तो यू कैन गो फॉर द लिटिल बॉय फॉर द MCQs। एंड फैटमैन अगर आपको चाहिए कि कोई थ्योरी पूरी बुक हो, ठीक है, जिसमें कि आप 4.0 के साथ साथ, क्योंकि ये
4.0 जब पूरा हो जाएगा तब आपको सेकेंड एडिशन देखने को मिलेगा। तो इससे पहले अगर आपको अभी से चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से आपके पास होनी चाहिए, और कुछ अगर एक्स्ट्रा होता है, जैसे आज के लेक्चर में शायद ही ऐसा कुछ एक्स्ट्रा हो, कहीं कहीं पे होता है, तो उसको आपने नोट कर लेना और आपके पास पूरा जो एक हैंड आउट हो जाएगा जो आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, चलिए बाकी बस उसमें भी आपको एडवांस करते रहना 4.0 को देख के। ऑलराइट, बाकी अब हम करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस आर एज इम्पॉर्टेंट एज थ्योरी फॉर अस। आई नो कि मोस्टली लोगों को मज़ा नहीं आता है, लेकिन उससे मेरा मतलब नहीं है, बिकॉज मेरा मतलब है करवाने से उन लोगों को जो लोग सीरियस हैं, जो लोग एक्चुअल में करना चाहते हैं। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस फ्रॉम, और 12:30 का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आज। ठीक है, 12:30 पे आइएगा ज़रूर। छोटी सी है, कोई बहुत तगड़ी नहीं है, छोटी सी है, इंपॉर्टेंट है। पराग, सर आपको पता है मैं कौन हूँ? हाँ, पगलू हो तुम एक नंबर के, जो बार बार कमेंट स्पैम किए जा रहे हो, पढ़ लो। अच्छा, चलो। From amongst the following, identify the correct option that captures the changes made in Article 74 clause अगर मोदी जी को सपोर्ट ना मिलती तो क्या होता? फिर कांग्रेस से पूछती, कांग्रेस से बोला जाता तुम सपोर्ट में आओ, ठीक है, तुम आ जाओ। फ्रॉम अमंग्स दी फॉलोइंग आइडेंटिफाई, और कोई ना कोई सपोर्ट कर देता है। अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है कोई ना करी तो हर कोई लालच से कर देता है। ठीक है, कांग्रेस तो बैठी ही थी, जो बोलोगे वो दे देंगे, बस सपोर्ट करो, हमें गवर्नमेंट बना दो। ठीक है, फ्रॉम अमंग्स दी फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट कैप्चर्स द चेंजेस मेड इन आर्टिकल 74 क्लॉज 1 42nd अमेंडमेंट से। तो क्या किया गया था? From amongst the following, identify the correct option that captures the changes made in Article 74, Clause 1 of the Constitution of India through the 40. तो वही बाइंडिंग करिएगी। The executive power of union shall be vested in the Prime Minister has the duty to brief the President about decisions. The President shall exercise his or functions on the advice of the Council of Ministers held by। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बाइंडिंग बनाई गई थी उस पर एडवाइस, तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के महान न्यायवादी और जो सोलिसिटर जनरल होता है उसको अपॉइंट करता है। ठीक, देन दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि बोथ एजी एंड सोलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगेन गलत है ये तो पूरा, ठीक है, ये सही है। ये अपॉइंटमेंट भले दोनों की करता हो प्रेसिडेंट, लेकिन सोलिसिटर जनरल कहीं पे मेंशन्ड नहीं है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। बताइए, भारत के संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है पार्लियामेंट के प्रति। स्पेसिफिकली देखें तो वहाँ पे लोकसभा लिखा हुआ था, हाउस ऑफ पीपल, पार्लियामेंट नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, रेजिडुअल पावर आर वेस्टेड इन पार्लियामेंट, यस। 7th शेड्यूल याद करो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ऐसा चीज़ जो तीनों में लिस्ट में मेंशन नहीं, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट। और उस पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वो होती है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, ओके। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, बिल्कुल सही है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द कैग, यस। तो गलत कौन सा है? गलत ऑप्शन नंबर ए है, बिकॉज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टुवर्ड्स द लोकसभा, नॉट द पार्लियामेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, द ड्यूटीज ऑफ द Attorney General of India are to give advice to the Government of India upon such legal matters and to perform such other duties of the legal character as may from time to time he be deferred to or assigned to him by the President of India। ठीक है, तो एडवाइस, द ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़। बिल्कुल, जो कि प्रेसिडेंट उसको बोलेगा टाइम टाइम से। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री हु असिस्ट अटॉर्नी जनरल एंड इज हिमसेल्फ असिस्टेड बाय एडिशनल। बिल्कुल, काम क्या है सोलिसिटर का? असिस्ट करना अटॉर्नी का, उसको असिस्ट करने के लिए होते हैं एडिशनल सोलिसिटर जनरल। तो बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी।
एजी के बारे में स्टेटमेंट है, ही और शी इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री और द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, he or she has a right to speak in any house of the parliament without any right to vote, yes, आर्टिकल नंबर 88 में पढ़ेंगे इसको. He or she is appointed by the president of India, yes. He or she is a full-time counsel of the government in the court of law, no. He is not a whole-time counsel, he is not a full-time counsel of the government, ठीक है. He is not a full-time counsel to the government, ध्यान रखना है, ठीक है. फुल टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऐसा नहीं कि एक बार गवर्नमेंट का हो गया तो गवर्नमेंट का ही हो गया, वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, सिंपल ध्यान रखना है आपको, ठीक है. क्लियर है. तो कितने स्टेटमेंट सही होंगे यहाँ पे? 3 स्टेटमेंट सही होंगे, ना कि 4. ऑप्शन नंबर सी. ऑल राइट, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज दिस, विच इज दिस. हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट स्पैन इन ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो शॉर्टेस्ट स्पैन किसका रहा है? तो शास्त्री जी का तो 2 साल रहा था, 64 से 66, तो 2 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इनका तो शॉर्टेस्ट स्पैन नहीं होगा शास्त्री जी का. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कहाँ गया वो चार्ट, नेक्स्ट सेकेंड. तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे कम, देखो वीपी सिंह और गुजराल जी का तो 11-11 महीने रहा है. चौधरी चरण सिंह मात्र 170 दिन, मात्र 170 दिन, लेकिन चौधरी, हाँ ठीक है. तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर की अगर बात करेंगे तो 7 महीने, ठीक है, 7 महीने रहे हैं. हाँ, तो चौधरी चरण सिंह सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी. ओके, क्लियर है. ओके, आगे बढ़ें. चलो अगला देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? ही हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नो, दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग because not only in the Supreme Court but in all the courts of India. He shall receive such remuneration as president इसका डिसाइड करता है कितना सैलरी वगैरह मिलेगा. He shall be qualified to be appointed as a judge of Supreme Court, yes. He shall give advice to the government on all legal matters, yes. Which of the following articles of the Constitution of India requires the Prime Minister of India to furnish information related to the decisions of the Council of Ministers? भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा? प्रधानमंत्री प्रस्तुत करेगा प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए गए निर्णय, यानी कि वो लिंचपिन है गवर्नमेंट का. तो आर्टिकल नंबर 78 ये तो बोल रहा था कलेक्टिव, मतलब ये तो बोल रहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है प्रधानमंत्री, जिसको एडवाइस देनी है राष्ट्रपति को. इसमें 6 क्लॉज हमने पढ़े थे, 81 अभी पढ़ा नहीं है. एनडीएमए को कौन हेड करता है? एनडीएमए हो गया, नीति आयोग हो गया, इन सब का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर. आर्टिकल 76 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पढ़िए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बताइए जल्दी से. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सीजेआई करता है. रॉन्ग, प्रेसिडेंट करता है. खत्म. करिए जरा 12th करिए. चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज दी मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स. रॉन्ग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऐसा कहीं क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन दी यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. यस, ऑप्शन नंबर बी. सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है. वो अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द यूनियन कैबिनेट. यूनियन कैबिनेट का हेड कौन होता है? तो चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करो, चाहे कैबिनेट की बात करो, हेड तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है. ठीक है. और कैबिनेट वर्ड जो है वहाँ पे एक डब्बा बना हुआ था, अगर तुमने देखा होगा डब्बा जो मैंने स्किप करने को बोला था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि 44th अमेंडमेंट ने सबसे पहली बार कैबिनेट वर्ड को जोड़ा था. क्यों जोड़ा था वो जब इमरजेंसी पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा रीज़न क्या था उसका. लेकिन ध्यान रखना है कि जोड़ा किसने था सबसे पहले? 44th अमेंडमेंट ने कैबिनेट वर्ड को इंसर्ट किया था सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में. कहाँ है? आर्टिकल नंबर 352 में है, जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है. तो वो जब वहाँ पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कारण उसका क्यों ऐड करना पड़ा था. ठीक है. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भाई 11:11 तक हम क्वेश्चन करेंगे, जब तक जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे उतने. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन?
हाँ, तो 73 जो है ना एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है, 78 ड्यूटी की बात करता है, इसमें 6 क्लॉज पड़े थे, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो यूनियन है, जो संघ है, उसकी कार्यकारी शक्ति की सीमा कितनी है, तो वो 73 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अगला है जो ऐप में टेस्ट वीकली होते हैं वो री अटेम्प्ट के लिए भी अवेलेबल होते हैं क्या, करवा देंगे नहीं हो तो। चलो, तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? 78, 72, 76 या 74? तो किसने बोला है? 74, ऑप्शन नंबर डी। इन दी स्टेट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। किसी राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होते हैं? स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर में रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे होते हैं लोकसभा को, तो जैसे वहाँ लोकसभा होती है वैसे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हम देखेंगे आगे। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, अभी सर अभी तक आँख बंद रखे हैं, कब खोलना है बता देते हैं। हाँ बताते हैं, रुको अभी अभी बंद रखना है। ठीक है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द यूनियन। तो कौन ओथ दिलाता है? तो प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नोडल मिनिस्ट्री। कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। सो अटॉर्नी जनरल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल कमीशन फॉर एससी ट्राइबल अफेयर्स, इंटर स्टेट काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूपीएससी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका मौजूदा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ। तो अनुच्छेद 165 किससे डील करता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, कल की वीडियो नहीं दिख रही क्योंकि बैच की वीडियो थी, उसके लिए आपको ऐप में मतलब बैच में एनरोल करना पड़ेगा, तब आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं। ठीक है, तो ये एडवोकेट जनरल की बात करता है, 76 अटॉर्नी जनरल की बात करता है, और 165 एडवोकेट जनरल की बात करता है। 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन सा सही है? दिस टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस बाई प्रेसिडेंट। सिंपल है बहुत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 21, 2 मिनट और बाकी आपके पास। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीएम इन द प्लानिंग कमीशन? क्या प्लानिंग कमीशन में उसका रोल होता है, बताओ। तो एक बात बताना प्लीज़, आप उस दिन बोले हॉल में बैठकर आंसर सोच कर बनाना पड़ेगा, फैक्ट्स नहीं आएंगे, मतलब? अरे भैया मतलब ये होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वहीं पे आपको तो आंसर होगा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कि वहीं पे कुछ क्वेश्चन होते हैं आपको बैठ के वहाँ बनाने होते हैं, वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, पढ़े हुए नहीं होते हैं, इसलिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, इज़ नॉट एंटाइटल्ड ऑफ ऑडियंस एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स। ठीक है, ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द, ही इज़ अ होल टाइम। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, फुल टाइम काउंसिल नहीं होता है और वो पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग में। चलो, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विथ कंसल्टेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और कैबिनेट सेक्रेटरी की, उससे थोड़ी, कैबिनेट सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर होता है, उससे पूछ के बनाएगा क्या? तुम खुद सोचो, उससे पूछ के बनाएगा क्या? और एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यस, ठीक है, हर किसी को मिनिस्ट्री मिलती है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भाई आईएएस ऑफिसर की एडवाइस लेगा क्या प्रधानमंत्री? कितने बुरे दिन आ गए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही क्या डिस्क्राइब करता है? मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल? नहीं, ये तो 75 का क्लॉज 2 है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ कलेक्टिव के बारे में पूछ रहा है। नहीं, ऑल मिनिस्टर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज़। ठीक है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, दैट इज़ दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन और करिए बिकॉज 11 हो चुका है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल? ठीक है, ये आपको समझ में आया, बिकॉज दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, तैरेंगे और डूबेंगे साथ में। तो अगर किसी ने कोई डिसीजन लिया है उसको सबको सपोर्ट करना है। ठीक है, नहीं करना है तो रिज़ाइन करो या प्रधानमंत्री हटवा देगा प्रेसिडेंट से कह के। प्राइमरी रोल क्या होता है? प्राइमरी रोल होता है सर्विंग एज द हेड ऑफ द स्टेट, नो, लीडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर होता है और अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करता है एज अ लिंकेज के तौर पे। साइज़ ऑफ काउंसिल 15% फिक्स किया गया था किस अमेंडमेंट से और कौन सा आर्टिकल है? 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज
ए 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003, ठीक है। चलिए ये वाला छोड़िए अभी आप। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेक्ट। मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अपॉइंटेड बाई चीफ जस्टिस, नो। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर अ स्मॉलर ग्रुप विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक छोटा सा ग्रुप होता है कैबिनेट मिनिस्टर का जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करके रखते हैं, उनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्ट ऑफ कैबिनेट, नो। सिर्फ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं वो लोग होते हैं सिर्फ, ठीक है। चलो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक हायर दैन द कैबिनेट मिनिस्टर, नहीं, सबसे ऊपर होता है कैबिनेट मिनिस्टर, उनके नीचे आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आखिरी क्वेश्चन, तो आखिरी क्वेश्चन, अगर यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर होल्ड करते हैं ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट में टिल द प्लेजर ऑफ किससे करेंगे, गवर्नर, ऑलराइट। चलिए बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपको खुद से करने हैं, ऑलराइट। विच प्राइम मिनिस्टर्स इनर कैबिनेट बिकेम अ पर्टिकुलरली पावरफुल ड्यूरिंग देयर एरा। जैसे कैबिनेट होती है, कैबिनेट का भी एक जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं उसको किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट बोल देते हैं। ऐसा अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं हुआ। जैसे कि मोदी जी हैं, मान लो उनको पता है अमित शाह तो एकदम खासम खास हैं, एस जयशंकर हो गए खासम खास, राजनाथ सिंह, तो मान लो कि इन 4 लोगों की बन गई क्या, इन 4 लोगों की बन गई इनर कैबिनेट, उन्हीं कैबिनेट के अंदर। तो ये ऐसा इंदिरा गांधी के टाइम पे ये बड़ा फंक्शन किया करता था, ठीक है, ऑलराइट। चलो जो पहली कैबिनेट बनी थी उसमें होम मिनिस्टर कौन था, वो वॉज दी होम मिनिस्टर, तो ये तो हमारे प्रेसिडेंट जी थे, ठीक है। तो होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार पटेल जी। एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर थी, जो एकमात्र विमेन थी पहली कैबिनेट में। शॉर्टेज सर्विंग कौन है, शॉर्टेज सर्विंग अभी हमने देखा था वाजपेयी जी तो नहीं है, ठीक है। भले 13 दिन के लिए सरकार वो करी थी, लेकिन बाद में तो पूरा 5 साल सर्व किया था ना। तो आंसर क्या होगा, अभी हमने किया था चौधरी चरण सिंह, ठीक है। हु वॉज दी ओनली फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर इन दी फर्स्ट जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी थी, तो उसमें कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, ऑप्शन नंबर डी, हेल्थ मिनिस्टर थी वो, ठीक है। शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका, एच डी देवेगौड़ा का, वीपी सिंह का, चंद्रशेखर का, आई के गुजराल का। हाँ, तो इसमें किसका होगा, किसका होगा, चंद्रशेखर और एच डी देवेगौड़ा। अगर आप देखोगे तो इन्होंने कितना कितना टेन्योर सर्व किया, तो 11 महीने आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 11 महीने इंदर को, आई के गुजराल और वीपी सिंह, ठीक है। यहाँ पे चंद्रशेखर सबसे शॉर्ट है, चरण सिंह क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो चंद्रशेखर आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। यहाँ पे चंद्रशेखर सबसे शॉर्ट है, चरण सिंह क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो चंद्रशेखर आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है, चंद्रशेखर, ऑलराइट। लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, किसने कहा था, नेहरू ने कहा था, ठीक है। मैक्सिमम साइज स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, 15% हो सकती है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, 91st अमेंडमेंट, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन सब आपको करने हैं खुद से, ऑलराइट। एंड आज का लेक्चर होता है यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, नहीं होगा तो इन्हीं क्वेश्चन को क्विज में डलवा दिया करेंगे, नई क्विज फिर नहीं डलवाएंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को क्विज में डलवा देंगे, ठीक है। दैट वुड बी बेटर। जिसको भी बैच में एनरोल करना है 4.0 बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टेक द एक्सेस ऑफ ऑल द कंटेंट लाइक PDFs ऑफ दिस MCQ वाला PDF, थ्योरी वाला PDF, हैंड रिटन मतलब डिजिटल नोट्स हो गए, लाइव रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की हो गई, क्विजेज हो गया, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप सब, ओके। चलिए थैंक यू एवरीवन एंड धन्यवाद सभी को। मिलते हैं कल से स्टार्ट करने वाले हैं पार्लियामेंट चैप्टर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 लेक्चर्स तो लगेंगे ही पार्लियामेंट को पूरा कंप्लीट करने में, लेकिन दैट वुड बी वर्थ इट। पार्लियामेंट इज़ द लार्ज